मेरा नाम पवन है। मैं 5 बहनों का इकलौता भाई था, बल्कि ऐसा कहिए कि अपने परिवार का अकेला वारिस था। यही एक हकीकत थी जिसने मेरी जिंदगी के हर लम्हे को एक बोझ बना दिया था। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैं बहुत छोटा था और मेरे माता पिता के कानों में ताने गूंजते थे। कोई कहता था कि लो जी, 5-5 बेटियां पैदा की हैं, कोई वारिस तो है ही नहीं। कोई दूसरा हंसते हुए कहता था कि लगता है इस घर की नस्ल यहीं खत्म हो जाएगी। मेरी मम्मी उन बातों पर अंदर ही अंदर टूट जाती थी। बाहर से वो कुछ नहीं कहती थी, मगर मैंने कई बार रात को सन्नाटे में उन्हें रोते हुए देखा था और मेरे पापा चुपचाप बिस्तर पर करवट बदल लेते थे। मगर उनकी आंखों में छुपी हुई थकान और मायूसी मैंने छोटी उम्र में ही पहचान ली थी। मेरा वजूद उनके लिए एक उम्मीद था, वो उम्मीद कि शायद मैं इन सब बातों का जवाब बन सकूं। मेरी 5 बहनें मेरी जान थीं। वो सब बड़ी थीं और मेरी हर चाहत पूरी करने की कोशिश करती थी। लेकिन रिश्तेदारों के दबाव ने मेरे पिता को मजबूर कर दिया था कि वो उनकी शादी जैसे तैसे कर दें। अभी उनकी पढ़ाई पूरी भी नहीं हुई थी, अभी उनके सपने अधूरे थे। मगर पापा कहते थे कि बेटी को जल्द से जल्द विदा करना ही बेहतर है। ज़्यादा देर करो तो लोग ताने देते हैं। इस तरह एक एक करके मेरी सभी बहनें अपने अपने घरों की हो गई थीं। मैं घर में रह गया अपनी मम्मी और पापा के साथ। वो बार बार मुझे देखते और उनकी आंखों में एक अनजानी सी फिक्र दिखाई देती थी। वक्त गुजरता गया, मैं जवान हो गया। मेरे शौक और मेरे सपने भी थे, मगर मेरे पेरेंट्स के दिल में सिर्फ एक ही फिक्र थी कि मेरी शादी जल्दी ही हो जाए। एक दिन पापा ने मुझे पास बिठाया और कहा कि बेटा, हमने सोचा है अब तुम्हारी शादी कर दें। मैंने चौंक कर उनकी तरफ देखा और कहा। पापा ने गहरी सांस ली और कहने लगे कि हाँ बेटा, अभी हम चाहते हैं कि तुम भी अपनी फैमिली में सेटल हो जाओ। मम्मी ने बात आगे बढ़ाई और कहा कि हमने मेरी बेटी सोनिया का रिश्ता देखा है। लड़की बहुत अच्छी है, शरीफ है, हमारे घर की इज्जत रखेगी। मैं खामोश रहा। मम्मी की दोस्त की बेटी सोनिया को मैं जानता था। वो मेरी बहनों की भी दोस्त थी और बचपन में उनके साथ खेलती थी, मगर मैंने उसके बारे में कभी इस तरह से नहीं सोचा था। मम्मी ने मेरी खामोशी को तोड़ा पर कहा कि बेटा देखो, लोग बहुत बातें करते हैं। तुम्हारी बहनों की शादियों पर भी हमें ताने सुनने पड़े, पर अब हम चाहते हैं कि तुम्हारे जरिए उन सबको जवाब दें। मैंने धीरे से कहा कि मम्मी, जैसा आप चाहोगी। इसलिए उन्होंने मेरी शादी सोनिया से तय कर दी थी। शादी सिंपल तरीके से हुई थी। घर में कुछ खुशियों का समा जरूर था, मगर मुझे लगता था जैसे इस खुशी के पीछे भी एक अनजानी सी बेचैनी छुपी हुई है। सोनिया अच्छी लड़की थी, नरम दिल और खूबसूरत थी। उसने शादी के बाद फौरन ही खुद को हमारे घर के रंग में ढाल लिया था। शादी को कुछ महीने ही गुजरे थे कि वही पुराने ताने फिर से हमारे घर की दहलीज पर कदम रखने लगे थे, जैसे ये ताने हमारे खानदान की तकदीर का हिस्सा हों। मैं सोचता था कि शायद शादी का माहौल कुछ बदलेगा, मगर हवा इससे बहुत अलग थी। एक दिन हम सब गैलरी में बैठे थे। मम्मी आंगन में बैठी थी और पापा खामोश अखबार देख रहे थे और सोनिया चुपके से किचन में चाय बना रही थी। उसी दौरान हमारी चाची आ गई। उनके आने के साथ ही मुझे लगा जैसे घर के अंदर का माहौल बदल गया हो। वो कुर्सी पर बैठते ही कहने लगी कि हाँ भाभी, अभी तक कोई खुशखबरी नहीं मिली। मम्मी ने सर झुकाकर जवाब दिया कि अभी तो शादी को महीने ही कितने हुए हैं, ऊपर वाला बेहतर जानता है। चाची ने हंसकर ताना देते हुए अंदाज में कहा, वैसे भी तुम्हारे परिवार में बेटियां ही होती हैं और अभी भी ऐसा ही होगा। मेरे कानों में उनके ये शब्द गूंज गए थे। मैंने महसूस किया कि मम्मी का हाथ कांप गया। उनके चेहरे पर एक अनजाना सा दुख तैर गया था। सोनिया भी किचन से निकलकर आ गई थी, मगर वो खामोश खड़ी रही। मैंने पहली बार महसूस किया कि ये ताने न सिर्फ मम्मी को बल्कि मेरी पत्नी को भी अंदर से जख्मी कर रहे हैं। चाची ने बात को वहीं नहीं छोड़ा। वो पापा की तरफ देखते हुए कहने लगी, भाई साहब, आपने सारी जिंदगी बेटियों के ताने सुने, अब लगता है पवन भी यही सुनने वाला है। बेटियां ही बेटियां, वारिस कहाँ से आएगा? पापा ने अखबार मोड़ दिया। उनकी आंखों में एक लम्हे के लिए गुस्सा उभर गया था, मगर वो बोले कुछ नहीं। वो हमेशा खामोश रहने वाले इंसान थे। शायद इसीलिए उनके पास जवाब देने के लिए कुछ था ही नहीं। सोनिया के चेहरे के रंग उतर गए थे। वो धीरे से अंदर चली गई। मैं जानता था ये शब्द उसके दिल में खंजर की तरह चुभ गए हैं, मगर वो कभी जवाब नहीं देती थी।
उसकी खामोशी ही उसकी असलियत थी। उसी शाम मम्मी ने मुझे पास बुलाया। कमरे में रोशनी धीमी थी और खिड़की के बाहर शाम ढल रही थी। उन्होंने धीरे से कहा कि पवन, लोगों की बातों को तुम संभाल सकते हो, मगर मेरा दिल अब कमज़ोर हो गया। मैं हर दिन प्रार्थना करती हूँ कि ऊपर वाला जल्द ही तुम्हें बेटा दे दे। मैंने चौंक कर कहा कि मम्मी, ये सब ऊपर वाले के हाथ में है। मम्मी ने मेरी तरफ देखा और उनकी आंखों में वही पुरानी थकन नजर आई और कहने लगी कि हाँ बेटा, मैं जानती हूँ, मगर जो जख्म ये लोग देते हैं उनका मरहम सिर्फ एक बेटे की शक्ल में मिल सकता है। मैंने मम्मी की आवाज़ में वही दर्द सुना था जो बचपन में सुना करता था। मुझे लगा कि जैसे वक्त ने कुछ बदला ही नहीं, वही ताने, वही जख्म और अब वही उम्मीद। कुछ दिन के बाद मैं एक रिश्तेदार के यहाँ फंक्शन में गया था। सब लोग खाने की टेबल पर बैठे थे। बातों बातों में एक ने कहा कि हाँ पवन, सुना है अभी तक कोई गुड न्यूज़ नहीं आई है। मैंने मुस्कुराकर जवाब देने की कोशिश की कि हाँ, ऊपर वाला सब बेहतर करेगा। वो आदमी हंसा और कहने लगा, भगवान करे बेटा हो, वरना तुम भी अपनी माँ की तरह बेटियों के बोझ में दबे रहोगे। मुझे लगा कि जैसे सबकी नज़रें मेरे ऊपर जमी हुई हैं। मैंने ज़बरदस्ती मुस्कुराकर बात टाल दी थी, मगर अंदर ही अंदर मेरा वजूद सुलग रहा था। सोनिया उन सब फंक्शन में खामोश रहती थी, कभी किसी के सामने नहीं बोलती थी। एक दिन रात को जब हम दोनों कमरे में बैठे हुए थे, मैंने उससे पूछा कि तुम्हें बुरा नहीं लगता जब लोग ऐसी बातें करते हैं? सोनिया ने मेरी तरफ देखा और धीरे से कहा कि बुरा तो लगता है, मगर मैं ये सोचकर खामोश रहती हूँ कि ये सब वक्ती बातें हैं, ऊपर वाला सब जानता है। मैंने सख्त शब्दों में कहा, वक्त नहीं सोनिया, ये लोग ऐसे नहीं रुकेंगे। उनके मुंह बंद करने के लिए बेटा होना ज़रूरी है। वो कुछ देर खामोश रही, फिर धीरे से बोली, अगर ऊपर वाले ने हमें बेटी दे दी तो क्या तुम भी खुश होगे? मैंने नज़र झुका ली और कोई जवाब नहीं दिया। कमरे की खामोशी हमारे बीच एक दीवार की तरह खड़ी हो गई थी। मम्मी अब ज़्यादातर प्रार्थनाओं में लगी रहती थी। मैंने कई बार रात को उनके कमरे में देखा तो वो पूजा पाठ कर रही होती थी और रोते हुए प्रार्थना करती हैं कि हे भगवान, मेरे बेटे को बेटे का पिता बना दे, मेरे परिवार को वारिस दे दे। उन लम्हों में मुझे महसूस हुआ कि मेरी मम्मी की पूरी दुनिया बस एक प्रार्थना में सिमट गई है और मैं भी इस प्रार्थना के बोझ तले दबने लगा था। कुछ महीने गुजर गए थे और एक दिन मम्मी की खुशी की कोई हद न रही थी जब उन्हें खबर मिली कि सोनिया प्रेग्नेंट है। घर के अंदर एक हलचल मच गई थी। मम्मी ने फौरन पापा को बताया, बधाई हो, हमारा घर जल्द ही भरने वाला है। पापा ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सर हिला दिया, लेकिन उनकी आंखों में वही पुरानी ख्वाहिश छुपी हुई थी जिसे मैं अच्छी तरह से समझता था। मम्मी ने सोनिया के लिए खास तौर पर खाने बनाने शुरू कर दिए थे। कभी उसके लिए फ्रूट्स काट कर रख देती थी तो कभी उसके लिए सूप तैयार करती थी। मोहल्ले की औरतें भी आकर एडवाइस देने लगी थी कि इसे ऐसी चीज़ें खिलाओ जिससे बच्चा तंदुरुस्त हो, तो कोई कहता था कि ये खाने से बेटा होने की उम्मीद बढ़ जाती है। मम्मी इन सब बातों को दिल से सुनकर उन पर ध्यान देती थी। मैं बाहर के कमरे में बैठा उन बातों को सुनता रहता था। दिल में एक अजीब सा डर सर उठाता था। अगर फिर से बेटी हुई तो ये ख्याल जैसे कांटों की तरह मेरे दिमाग में चुभता रहता था। मैं अपने आप को तसल्ली देता था कि भगवान करे बेटा ही होगा, मगर दिल का बोझ हल्का नहीं होता था। एक दिन सोनिया किचन में सब्जी काट रही थी। मैं अंदर गया और धीरे से कहा कि डॉक्टर के पास जाना है तो पूछ लेना बेटा है या बेटी। सोनिया ने चौंक कर मेरी तरफ देखा और कहने लगी कि तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? ये सब ऊपर वाले के भेद हैं, हमें ये जानने की ज़रूरत नहीं है। मैंने सख्त शब्दों में कहा कि ज़रूरत है सोनिया, अगर बेटी हुई तो ये दुनिया वाले हमें जीने नहीं देंगे। वो कुछ देर के लिए खामोश रही, फिर धीरे से बोली, बेटी हो या बेटा, वो हमारी संतान होगी, क्या इतना काफ़ी नहीं है? मैंने झुंझलाकर कहा कि नहीं, तुम जानती हो मम्मी की आंखों में क्या चाहत है। अगर बेटा नहीं हुआ तो वो और भी ज़्यादा टूट जाएंगी। सोनिया ने चाकू रख दिया और कुर्सी पर बैठ गई और कहने लगी, क्या सिर्फ बेटा ही सब कुछ है? अगर बेटी हो गई तो क्या तुम उसे स्वीकार नहीं करोगे? मैंने नज़रें चुरा ली और जवाब नहीं दिया। कमरे के माहौल में एक अजीब सी खामोशी फैल गई थी। मम्मी अब ज़्यादा सावधान हो गई थी। वो बार बार सोनिया को कहती थी कि ज़्यादा काम मत करना, आराम करना, ऊपर वाला हमारे परिवार के वारिस को सलामत रखे। सोनिया मुस्कुरा देती थी, मगर मैं देख सकता था कि वो इन शब्दों के पीछे छुपी हुई ख्वाहिश को बखूबी समझ रही है।
कुछ दिन बाद हम सब डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने एक नॉर्मल चेकअप किया और एडवाइस दी। मैंने सोनिया को आंखों ही आंखों में इशारा किया कि पूछो, मगर वो खामोश रही। वापसी पर मैंने झुंझलाकर कहा कि तुमने पूछा क्यों नहीं? सोनिया ने नरमी से जवाब दिया, पवन, ये चीज़ जानने की नहीं होती। जो भी आएगा वो ऊपर वाले की तरफ से होगा। मैंने बेबसी के साथ कहा, तुम नहीं समझती सोनिया, लोगों के ताने सहना आसान नहीं है। बेटा होना बहुत ज़रूरी है। उस दिन के बाद मेरे दिल में एक परमानेंट डर बैठ गया था। जब भी मैं मोहल्ले से गुजरता था तो मुझे लगता था सबकी नज़रें मुझ पर ही हैं। सब सोच रहे हैं कि पता नहीं इस बार बेटा होगा या नहीं। मम्मी हर समय प्रार्थना करती रहती थी। एक रात मैंने उन्हें देखा कि वो मंदिर में बैठी आंसू बहा रही है, कह रही है कि हे भगवान, मेरे बेटे को बेटा दे देना। मैं दरवाजे के पीछे खड़ा ये सब देखता रहा। दिल में अजीब सा दर्द हुआ था, मगर साथ ही एक डर भी था कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो। मेरे अंदर एक जंग छिड़ चुकी थी। एक तरफ बेटे की चाहत और परिवार की उम्मीदें, दूसरी तरफ बेटी का डर। हर गुजरता हुआ दिन मेरे लिए और भी ज्यादा बेचैनी लेकर आता था। मैं बार बार ऊपर वाले से प्रार्थना करता था कि हे भगवान, इस बार बेटा हो, वरना मैं कहीं का नहीं रहूंगा। महीनों की बेचैनी, मम्मी की और सबकी चर्चाएं और मेरे दिल का डर आखिरकार अपने अंजाम को पहुंचने लगे थे। सोनिया की डिलीवरी की खबर सुनते ही हम सब अस्पताल पहुंचे थे। कॉरिडोर में एक अजीब सी खामोशी थी। पापा कुर्सी पर बैठे थे, मम्मी बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी और मेरे कदम एक जगह टिके नहीं थे। मैं बार बार आगे पीछे चलने लगता था। नर्स बाहर आई और कहने लगी कि प्रार्थना करो, सब ठीक हो जाएगा। मम्मी भी प्रार्थना कर रही थी, कह रही थी कि हे भगवान, मेरी प्रार्थना पूरी हो जाए। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई थी। लम्हे सदियों के बराबर लग रहे थे। आखिरकार दरवाज़ा खुला और डॉक्टर बाहर आई। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट थी। उसने कहा कि बधाई हो, बेटी पैदा हुई है। ये शब्द मेरे कानों से टकराया, जैसे किसी ने मेरे अंदर कुछ तोड़ दिया हो। मैंने मम्मी की तरफ देखा। उनके चेहरे का रंग उतर गया था। पापा ने नज़र छुपा ली थी। मैं खुद भी कुछ लम्हों के लिए दंग रह गया था। न हंस सका था, न रो सका था। दिल में एक अजीब सी कमी महसूस हुई थी। मम्मी के होठों पर दबी दबी आह निकली थी, बेटी। फिर उन्होंने खुद को संभालते हुए कहा, ऊपर वाले की मर्जी है, मगर उनकी आंखों में वही खालीपन था। मैं अंदर गया तो सोनिया के पास एक नन्ही सी जान लेटी हुई थी। उसका चेहरा गुलाब की पत्तियों की तरह मुलायम था। छोटी सी नाक, बंद आंखें और मासूम सा वजूद। सोनिया ने मुस्कुराकर कहा कि पवन देखो, हमारी बेटी। मैंने सर हिला दिया था। हाँ, मगर मेरे शब्दों में वो जोश नहीं था जो कि होना चाहिए था। सोनिया के चेहरे पर वो लम्हा बुझ सा गया था, मगर उसने कुछ नहीं कहा था। घर वापसी पर बात छुप नहीं सकी थी। खबर सारे रिश्तेदारों में फैल गई थी। लोग आने लगे। कमरे में कदम रखते ही सबके चेहरों पर ताने वाली मुस्कुराहट दिखाई दे रही थी। सबसे पहले तो मेरी चाची कहने लगी कि हे भगवान, मैंने पहले ही कहा था ये भी बेटियां ही पैदा करेगी। पहली ही बार में बेटी को जन्म दे दिया। तो दूसरे रिश्तेदारों ने हंसते हुए कहा कि बस अब समझ लो कि ये घर भी बेटियों के बोझ तले दबने वाला है। मम्मी खामोश रही। उनके चेहरे पर शर्मिंदगी साफ झलक रही थी। पापा ने सब कुछ सुना, मगर जुबान बंद रही। मैं भी एक शब्द नहीं बोल सका था। दिल के अंदर एक आग सुलगने लगी थी, मगर जुबान बंद थी। सोनिया कमरे में बेटी के साथ बैठी थी। वो बेटी को सीने से लगाकर लोरियां गा रही थी। उसके चेहरे पर सुकून और मोहब्बत थी। उस लम्हे मुझे लगा जैसे वो सारे तानों से बेखबर है, इसलिए बस एक ही हकीकत थी कि ये उसकी औलाद है। लेकिन बाहर के शोर ने मुझे जकड़ रखा था। हराने वाला एक ही बात दोहराता था कि पहली संतान बेटी मनहूस होती है। ये शब्द मेरे कानों में हथौड़े की तरह गूंजते रहे थे। रात को मैं आंगन में बैठा था। आसमान पर बादल छाए हुए थे। मम्मी मेरे पास आई और धीरे से कहने लगी कि पवन, मैं क्या कहूँ। मैं तो सोच रही थी कि ऊपर वाला बेटा देगा, मगर उसने बेटी दे दी। मैंने उनके हाथ पकड़े और कहा कि मम्मी, ऊपर वाले की मर्जी है। लेकिन दिल के अंदर एक खालीपन था। घर में अब एक नन्ही सी जान की मौजूदगी थी, मगर मेरे लिए वो खुशी नहीं ला सकी जिसकी सब उम्मीद कर रहे थे। दिन रात उसकी आवाज़ गूंजती थी। उसकी मासूम हंसी आंगन को भर देती थी, मगर मेरे दिल पर कोई असर नहीं होता था। मैं अक्सर कमरे में बैठा रहता था। वो खेलती रहती थी। सोनिया उसे सीने से लगाकर लोरी गाती थी और मैं बस खामोशी से देखता रहता था। सोनिया का हर लम्हा बेटी के आसपास घूमने लगा था।
वो उसके लिए कपड़े खरीदती थी, खिलौने खरीदती थी और नन्ही नन्ही चूड़ियाँ उसे पहनाकर खुश हो जाती थी। एक दिन मैंने उसे देखते हुए कहा, तुम इसे इतना प्यार क्यों देती हो? सोनिया ने मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, ये मेरी बेटी है पवन। जब ये मुस्कुराती है तो मेरा दिल जीत लेती है। मैंने नज़र फेर ली और सख्त शब्दों में कहा, बस तुम्हें ही प्यारी लगती होगी, मुझे तो कुछ महसूस नहीं होता। सोनिया खामोश हो गई थी, लेकिन उसकी आंखों में दुख छुप नहीं सका था। बेटी अब धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। उसके नन्हे कदमों की आहट घर में गूंजने लगी थी। वो लड़खड़ाते हुए कदमों से आंगन में चलती रहती थी, बार बार गिर जाती थी, फिर उठकर मुस्कुरा देती थी। मम्मी खुशी से उसे देखती थी और उसे आशीर्वाद देती थी। सोनिया दौड़कर उसे उठा लेती थी और मैं दूर से उसे देखता रहता था और दिल में वही कड़वाहट महसूस करता था। एक दिन मैं कमरे में बैठा किताब पढ़ रहा था। बेटी धीरे धीरे चलते हुए मेरे पास आई। वो अपने नन्हे हाथ बढ़ाकर बोली, पापा। मैंने उसकी तरफ देखने की कोशिश भी नहीं की थी। वो बार बार पापा पापा कहती रही, लेकिन मैंने कोई जवाब नहीं दिया था। आखिरकार वो धीरे से पीछे हट गई और सोनिया के पास चली गई। सोनिया ने उसे गोद में उठाकर कहा कि बेटी, पापा बिजी हैं। फिर मेरी तरफ देखकर धीरे से बोली, आखिर कब तक इससे बेपरवाही दिखाओगे? ये तुम्हें पापा कह रही थी। मैंने कहा ना, मैंने सुना था। सोनिया ने जवाब दिया, सुनना काफ़ी नहीं होता, जवाब भी देना पड़ता है। मैं खामोश रहा था। मोहल्ले की औरतें अक्सर सोनिया के पास आती और बेटी को प्यार करती थी। कोई उसके गालों को सहलाती थी, कोई उसके बालों में हाथ फेरती थी और कहती थी कि बड़ी ही सुंदर बच्ची है, बिल्कुल अपनी माँ पर गई है। वो सबकी तारीफें सुनकर खुश हो जाती थी, लेकिन जब भी कोई कहता कि बिल्कुल पवन जैसी लगती है, तो मेरे दिल पर एक बोझ सा बढ़ जाता था। एक शाम मम्मी मेरी बेटी को आंगन में लेकर झूला झुला रही थी। वो हंसती और तालियां बजाती थी। मैं बाहर आ रहा था कि उसने फिर मुझे देखकर हाथ बढ़ाया और कहा कि पापा। मम्मी ने खुशी से कहा कि पवन देखो, तुम्हें बुला रही है। मैंने रुख फेर लिया था और अंदर चला गया। मम्मी के चेहरे पर अफसोस झलक गया था। रात को सोनिया ने कहा कि कभी सोचा है कि ये बच्ची बड़ी होकर क्या महसूस करेगी? तुम्हारी बेरुखी इसे अंदर से तोड़ देगी। मैंने कहा, जो भी है मैं नहीं बदल सकता। सोनिया ने आह भरी और कहने लगी, तो फिर याद रखना, एक दिन तुम बहुत पछताओगे। वक्त गुजरता गया। बेटी ने बोलना सीख लिया था। उसके टूटे फूटे शब्द घर में खुशबू की तरह फैल जाते थे। वो आंगन में खेलते हुए बार बार आवाज लगाती थी कि पापा देखो, लेकिन मैं सिर्फ अपनी कुर्सी पर बैठा रहता था, जैसे मैंने कभी उसकी आवाज़ सुनी ही नहीं हो। हर दिन के साथ सोनिया और बेटी का रिश्ता और भी ज़्यादा मजबूत होता गया। वो दोनों हंसती खेलती रहती थी। सोनिया उसे कहानियाँ सुनाती थी, झूले झुलाती थी और बेटी हर लम्हा मम्मी कहकर उससे लिपट जाती थी। लेकिन जब कभी वो पापा कहकर मेरी तरफ देखती, तो मेरी खामोशी उसकी मुस्कुराहट छीन लेती थी। वो दिन अजीब था। मेरी बेटी कई दिनों से कमज़ोर सी लग रही थी। उसकी हंसी कम हो गई थी। खेलने के बजाय वो अक्सर खामोश पड़ी रहती थी। एक शाम वो तेज़ बुखार में जलने लगी। सोनिया के हाथ पैर फूल गए थे। वो बार बार उसके माथे पर पट्टियां रख रही थी और घबराकर कहती कि पवन, इसे डॉक्टर के पास ले जाओ, कुछ हो ना जाए। मम्मी भी परेशान थी। उन्होंने कहा कि बेटा, बच्ची को अस्पताल ले जाओ, टाइम बर्बाद मत करो। मैंने पहली बार अपनी बेटी को गोद में उठाया था। उसका शरीर बुखार में जल रहा था। वो कमज़ोर आवाज़ में बिलख रही थी। मेरे दिल में अजीब सा एहसास हुआ, मगर साथ ही कुछ सख्त यादें फिर से ताज़ा हो गई थी। लोगों के ताने दिमाग में हमला कर रहे थे। मैं उसे अस्पताल लेकर पहुंचा। कॉरिडोर में मरीजों की भीड़ थी। डॉक्टर ने चेकअप किया और कुछ दवाइयाँ लिख दी थी। मैंने उसे पानी पिलाया तो उसकी धीमी आवाज़ कानों में आई थी, पापा। उस लम्हे में रुक गया था। कई दिनों के बाद उसने मुझे इस तरह पुकारा था, मगर मेरे दिल पर पड़ा हुआ बोझ मुझे आगे बढ़ने नहीं देता था। उसी अस्पताल के कमरे में एक और नज़ारे ने मुझे चौंका दिया था। एक आदमी और एक औरत डॉक्टर के सामने बैठे थे। वो दोनों बार बार एक ही बात दोहरा रहे थे। औरत की आवाज़ टूट रही थी, डॉक्टर साहब, कई साल हो गए हैं, हमारी कोई संतान नहीं है। हमने हर इलाज करवाया है, मगर कुछ नहीं हुआ। आदमी कहने लगा कि हम तो प्रार्थना करते हैं कि काश कोई बच्चा हमें मिल जाए, कहीं से भी। हम उसे अपना लेंगे, उसे पालेंगे, अपने दिल का सुकून बनाएंगे। मेरी नज़रें अपनी बेटी पर थीं, जो कमज़ोर हाथ मेरे गिरेबान से लिपटाए हुए मुझे पकड़े हुए थी। वो बार बार हल्की आवाज़ में रोती रही, पापा पापा कहती रही। अचानक मेरे दिमाग में एक शैतानी ख्याल उभर आया था कि क्यों ना मैं इसे इन लोगों के हवाले कर दूं।
ये तो पहली ही औलाद के लिए तरस रहे हैं। मेरे लिए तो ये बच्ची बोझ है, उनके लिए सुकून बन जाएगी और मुझे भी शायद कुछ पैसे मिल जाए। ये सोच जैसे मेरे दिल में खंजर की तरह शामिल हो गई थी। मैंने सर झटका, मगर ख्याल बार बार वापस आता रहा। मैंने अपनी बेटी को देखा, उसकी आंखों में मासूमियत और कमजोरी थी। उसके होठों पर रिक्वेस्ट थी, पापा। मेरा दिल कांप गया, मगर फिर वो सब ताने याद आ गए। चाची की आवाज़ कानों में गूंजी थी कि ये भी बेटियां ही पैदा करेगी, वारिस कहाँ से आएगा। उस लम्हे मैंने फैसला कर लिया था और डॉक्टर के कमरे से निकलकर मैंने उन दोनों पति पत्नी का पीछा किया। वो अस्पताल के बाहर खड़े बातें कर रहे थे। मैंने हिम्मत करके आवाज़ दी, सुनिए। वो चौंक कर मेरी तरफ मुड़ गए थे। मैंने अपनी बेटी को गोद में थामा हुआ था और धीरे से कहा कि मैं एक गरीब आदमी हूँ, मेरी पहले भी बेटियां हैं, मैं इस बच्ची का खर्च नहीं उठा सकता। अगर आप चाहो तो इसे ले लो। वो दोनों हक्का बक्का मुझे देखने लगे थे। औरत ने कांपती हुई आवाज़ में कहा कि आप अपनी बेटी हमें देना चाहते हो। मैंने झूठ बोला और कहा कि हाँ, मेरा हाल बहुत ख़राब है, मैं इसकी परवरिश नहीं कर सकता, आप चाहें तो इसे ले जाइए। आदमी ने गुस्से से कहा कि आपको ज़रा भी शर्म नहीं आती, ये आपकी अपनी औलाद है। मैंने नज़र झुका ली और कहा, शर्म का समय गुजर गया, अब सिर्फ ज़रूरत बाकी है। वो कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर आदमी ने गहरी सांस लेकर कहा, अगर तुम सच में यही चाहते हो तो याद रखना, एक बार ये बच्ची हमारे पास आ गई तो हमसे इसे वापस नहीं ले सकोगे। मैंने तेज़ी से जवाब दिया कि नहीं, मैं कभी वापस नहीं लूँगा। उन्होंने एक छोटा सा थैला निकाला और पैसे मेरे हाथ पर रख दिए। मैंने कांपते हुए हाथों से वो पैसे पकड़ लिए थे और बेटी को उनकी तरफ बढ़ा दिया था। मेरी बेटी ने मेरा गिरेबान और भी मजबूती से पकड़ लिया था। वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी कि पापा पापा। उसकी चीखें मेरे कानों में गूंज रही थी। उसने अपने नन्हे हाथों से मेरी गर्दन के ऊपर निशान डाल दिए थे, जैसे जानबूझकर छोड़ना नहीं चाहती हो। मैंने उसे ज़बरदस्ती उनके हवाले कर दिया। औरत ने उसे गोद में लिया। वो बिलक बिलक कर रो रही थी। उसके होठ बार बार यही एक शब्द दोहरा रहे थे कि पापा। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया, मगर मैं पलटा और तेज कदमों से वहां से निकल गया था। पैसे मेरी मुट्ठी में थे, मगर दिल में एक कमी थी जो शायद कभी नहीं भर सकती थी। मैं खाली हाथ घर के दरवाजे पर पहुंचा। हाथ में न बेटी थी, न उसके खिलौने थे, सिर्फ एक झूठ जो मैं अपने दिल में छुपाकर ले आया था। मेरे कदम भारी हो चुके थे, मगर फिर भी अंदर दाखिल हुआ। जैसे ही सोनिया ने मुझे देखा, वो दौड़ती हुई आई और कहने लगी कि बेटी कहाँ है। मैंने सर झुकाकर धीरे से कहा, सोनिया, वो बाजार में गुम हो गई। सोनिया के चेहरे का रंग उड़ गया था। उसने कहा, ये तुम क्या कह रहे हो, कैसे गुम हो गई। वो चीखने लगी और कहने लगी, मैंने उसे तुम्हारे हवाले किया था, तुम पिता हो उसके या दुश्मन हो। मैंने दिखावे की लाचारी के साथ कहा, बस मैं अस्पताल से लौटते समय उसके लिए खिलौने खरीद रहा था। एक लम्हे के लिए मैंने पीछे पलटकर देखा तो वो गायब हो गई थी। मैंने पूरा बाजार छान मारा था, उसे देखने के लिए अस्पताल भी गया था, हर गली हर दुकान ढूंढी थी, मगर वो कहीं नहीं मिली। सोनिया पागलों की तरह कमरे से भागी और आंगन में जाकर चीखने लगी कि मेरी बेटी कहाँ गई, कोई मेरी बेटी को ढूंढो। उसकी आवाज़ गलियों में गूंजने लगी थी। मोहल्ले की औरतें इकट्ठी हो गई थीं। सब पूछने लगी कि क्या हुआ है, बेटी कहाँ है। सोनिया ने रोते हुए जवाब दिया कि बाजार में खो गई है, कोई मेरी बेटी को वापस ला दो। मम्मी और पापा भी बाहर निकल आए थे। मम्मी के चेहरे पर सदमा था। उन्होंने मुझसे पूछा कि सच बताओ पवन, क्या हुआ है। मैंने कांपती हुई आवाज़ में कहा कि मम्मी, मैं सच कह रहा हूँ, वो बाजार में खो गई है। पापा खामोश खड़े मुझे घूरते रहे। उनकी नज़रें जैसे मेरे झूठ पर ही रखी हुई थी, मगर जुबान कुछ नहीं कह सकी। सोनिया ने मोहल्ले की औरतों को साथ में लिया और दौड़ती हुई बाजार की तरफ निकल गई थी। वो हर दुकान पर जाकर पूछ रही थी कि मेरी बेटी को देखा है, छोटी सी है, सफ़ेद फ्रॉक पहनी हुई है। कोई सर हिलाता तो कोई अफसोस करता था, मगर जवाब कहीं से नहीं मिला। देर रात तक वो तलाश में भटकती रही थी। बाहर गली के नुक्कड़ पर खड़ी होकर उसे आवाज़ लगाती रही, मेरी बेटी, मेरी खुशी, वापस आ जाओ, मगर सन्नाटा ही जवाब देता था। आखिरकार वो थक हार कर घर वापस आ गई थी। उसकी आंखें सूजी हुई थी, चेहरे पर थकान और दुख की लकीर थी। मम्मी ने उसे अपने सीने से लगाया और तसल्ली दी। कहने लगी कि बेटी परेशान मत हो, हमारी खुशी मिल जाएगी। सोनिया ने रोते हुए कहा कि मम्मी जी, मैंने उसे अपनी गोद से जुदा ही नहीं होने दिया था। मैंने सोचा था पवन उसे आज डॉक्टर के पास ले गए हैं तो मैं बहुत खुश हो गई थी, मगर ये क्या हो गया। मैं कोने में बैठा था। सोनिया की हर एक बात मेरे दिल पर
तीर की तरह लग रही थी। वो मुझे नहीं जानती थी कि हकीकत क्या है, मगर मेरे माता पिता की नज़र बार बार मुझे काटने लगी थी, जैसे वो कुछ जांचने की कोशिश कर रहे हों। अगले दिन सोनिया फिर मोहल्ले की औरतों के साथ निकल गई थी। वो गली गली, मंदिर के बाहर, अस्पताल के बाहर, स्कूलों के बाहर, हर तरफ बेटी को ढूंढ रही थी। उसने ऐलान भी करवाया था, खुशी नाम की एक छोटी सी बच्ची खो गई है, जिसे भी दिखाई दे वो फौरन हमें खबर कर दे। लोग अफसोस जाहिर कर रहे थे, मगर कोई खबर नहीं मिली थी। सोनिया वापस आंगन में आकर गिर जाती थी, रोते रोते यही कहती थी कि हे भगवान, मुझे मेरी बेटी वापस दे दो, मैं उसके बिना कैसे जीऊंगी। मोहल्ले की औरतें उसे तसल्ली देती थी, कहती थी कि बेटी सब्र करो, तुम्हारी बेटी मिल जाएगी, मगर उसके शब्द भी उसके दिल का जख्म नहीं भर सके थे। मम्मी पापा खामोश थे, वो एक दूसरे की आंखों में देखते रहते थे, जैसे कोई सवाल दबा रखा हो। एक दिन पापा ने मुझे अलग ले जाकर कहा, पवन, तुम कोई झूठ तो नहीं बोल रहे हो ना? मैंने फौरन कहा, नहीं पापा, मैंने सच कहा है, वो बाजार में गुम हो गई थी। पापा ने देर तक मुझे घूरा, फिर पलटकर चले गए थे। घर का माहौल दुख भरा हो गया था। आंगन की खामोशी, कमरे की वीरानी और सोनिया की चीखें, सब कुछ दिल दहला देने वाला था। बेटी की हंसी जो कभी दीवारों से टकराकर गूंजती थी, अब उसकी गैर मौजूदगी एक बहुत बड़ी तकलीफ बन चुकी थी। सोनिया दिन रात मोहल्ले के बच्चों को देखकर तड़प उठती थी। जब भी कोई बच्ची माँ के साथ गुजरती थी, वो आंखों में आंसू लेकर अपनी खोई हुई बेटी को याद करती थी। एक दिन उसने मुझसे कहा कि पवन, तुम क्यों इतने खामोश हो गए हो? क्या तुम्हें अपनी बेटी याद नहीं आती? मैंने थोड़ी सीरियसनेस से कहा कि याद तो आती है, मगर क्या करें, अब हम उसके लिए प्रार्थना ही कर सकते हैं। सोनिया ने रोते हुए कहा कि नहीं, मैं प्रार्थना पर निर्भर नहीं रहूंगी, मैं अपनी बेटी को ढूंढती रहूंगी, जब तक मेरी सांस है मैं उसे तलाश करती रहूंगी। मम्मी ने उसे तसल्ली दी और कहा कि बेटी, ऊपर वाले पर भरोसा रखो, शायद कोई अच्छा और ईमानदार इंसान उसे लाकर हमें वापस दे दे। सोनिया ने आसमान की तरफ देखकर कहा कि हे भगवान, अगर तूने उसे मुझसे लिया है तो तू ही मुझे वापस भी दे दे। मैं कमरे के कोने में बैठा ये सब देख रहा था। दिल तो चाहता था कि चीख कर सच बता दूं, मगर जुबान बंद थी। मेरा मन मुझे हर पल शर्मिंदा करता था, मगर मैंने खामोशी की दीवारें खड़ी कर रखी थी। वक्त अपनी रफ्तार के साथ चलता जा रहा था। सोनिया का दुख कम नहीं हुआ था, मगर जिंदगी फिर भी आगे बढ़ती गई। बेटी की गुमशुदगी के कुछ महीने गुजरे ही थे कि अचानक खबर मिली कि सोनिया दोबारा से प्रेग्नेंट है। ये सुनते ही मम्मी के चेहरे पर रोशनी सी फैल गई थी। उन्होंने हाथ उठाकर प्रार्थना की कि हे भगवान, अब की बार तो बेटा ही दे देना, हमारी उम्मीदों पर रहम करना। मेरे दिल में भी एक नई लहर दौड़ गई थी। पिछली बार के जख्मों के बावजूद ये ख्याल कि शायद इस बार बेटा होगा, मेरे अंदर खुशी की एक किरण जाग गई थी। मैंने सोनिया को देखा जो खामोश बैठी रहती थी। मैंने पूछा, तुम खुश नहीं हो सोनिया? उसने धीरे से जवाब दिया, डरती हूँ, अगर फिर से बेटी हुई तो। मैंने फौरन कहा कि नहीं सोनिया, इस बार ज़रूर बेटा होगा। मैंने ऊपर वाले से मांगा है, वो हमारी सुन लेगा। सोनिया के लिए ख़ास ख्याल रखना शुरू कर दिया गया था। कभी उसके लिए फल, दूध और ताज़ी सब्जियां आती थी, तो कभी उसका हर तरह से ख्याल रखा जाता था। कभी मम्मी मोहल्ले की औरतों से टोटके पूछती थी, बेटा करने के लिए क्या खिलाना चाहिए। वो हर दिन सोनिया को नसीहत करती थी कि ज़्यादा काम मत करना, बेटे को आराम चाहिए। मेरे दिल में दिन रात प्रार्थना थी। हर गुजरते हुए दिन के साथ मैं यही प्रार्थना करता था कि हे भगवान, इस बार बेटा दे देना, मेरी इज्जत का सवाल है। कुछ दिन के बाद हम चेकअप के लिए अस्पताल गए। डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ लिख कर दी थी और तसल्ली दी थी। बाहर आते हुए मैंने सोनिया से कहा कि इस बार दिल में सिर्फ एक प्रार्थना है कि बेटा ही होगा। सोनिया ने नज़र झुकाते हुए कहा, ऊपर वाला ज़्यादा बेहतर जानता है। कई महीने इसी तरह से गुजर गए थे। सोनिया की तबीयत सीरियस होती गई। मम्मी और मैं उसके पास ही रहते थे। पापा भी खामोशी से प्रार्थना करते रहते थे। घर का माहौल बहुत अजीब हो गया था। सबको लग रहा था जैसे इस बार सच में वो लम्हा आएगा जिसकी बरसों से चाहत थी। फिर वो दिन आया। सोनिया को दर्द उठा और हम सब उसे अस्पताल लेकर पहुंचे थे। कॉरिडोर में वही पुरानी बेचैनी थी, मगर इस बार उम्मीद का रंग गहरा था। इस बार मैं लगातार प्रार्थना करता रहा। मम्मी भी बार बार प्रार्थना कर रही थी। कुछ घंटे के बाद डॉक्टर बाहर आई और खुशखबरी सुनाई कि बधाई हो, बेटा हुआ है। ये खबर सुनकर मेरे कानों में जैसे शब्द गूंजने लगे थे, तो मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। मैंने एकदम सर उठाकर मम्मी को गले से लगा लिया था।
पापा के चेहरे पर बरसों के बाद मुस्कुराहट उभरी थी। मैंने अपनी आंखें बंद करके ऊपर वाले को धन्यवाद कहा था। कुछ देर के बाद नर्स ने एक छोटा सा वजूद मेरे हाथों में दे दिया था। कमजोर सी सांस लेता हुआ आंखें बंद किए लेटा था। मैंने कांपते हुए हाथों से उसे थाम लिया था। दिल की कंडीशन बदली हुई थी। ये पहला लम्हा था जब मुझे लगा था कि मैं सच में पिता बन गया हूँ। मैं अस्पताल से बाहर निकला और फ़ोन करके मोहल्ले में मिठाई बंटवाई थी। कुछ ही देर में पूरे ख़ानदान में ये बात फैल गई थी। लोग आने लगे, उनके चेहरे पर खुशी थी। कोई कहता था कि बधाई हो, अब तो वारिस आ गया है। कोई दूसरा कहता कि अब पवन का सर गर्व से ऊंचा होगा। मैंने हर आने वाले को मिठाई खिलाई थी और कहा था कि देख लो, ऊपर वाले ने मुझे बेटा दिया है। अब सबको पता चल जाए कि हमारे परिवार का वारिस मौजूद है। मम्मी खुशी के मारे मेरी पत्नी के पास गईं और कहने लगी कि बहू, तुमने तो हमारे परिवार की लाज रख ली है। सोनिया की आंखों में आंसू थे। वो शायद पिछली बेटी को याद कर रही थी, मगर मम्मी के शब्द उसकी खामोशी ने ढक लिए थे। घर वापसी पर माहौल पूरी तरह से अलग था। लोग बधाई देने आए थे। मोहल्ले वाले कहते थे कि चलो अच्छा है, पवन के घर बेटा हुआ है। मैंने उन सबके चेहरों पर वही सुकून देखा था जिसकी मुझे बरसों से चाहत थी। उस लम्हे मैंने पहली बार अपनी बेटी को याद नहीं किया था, जैसे वो कभी थी ही नहीं। दिल में सिर्फ बेटे का ही वजूद था। उसके रोने की आवाज़ मेरे लिए सुकून थी। सोनिया के कमरे में बेटा माँ की गोद में सो रहा था। वो उसे देखती और कभी मुस्कुराती, कभी आंसू बहाती थी। मैंने करीब जाकर कहा कि अब सब बदल गया है, अब हमें किसी के ताने नहीं सुनने पड़ेंगे। सोनिया ने नजरें झुका ली और धीरे से कहा, मगर पवन हमारी पहली बेटी। मैंने लापरवाही से जवाब दिया कि अब वो बीता हुआ समय है, हमें आगे देखना है। उस रात जब दिन निकलने लगा तो मैंने अपने बेटे को गोद में लिया और उसका नाम अपने नाम पर रखा, जीवन। पता नहीं क्यों मुझे ऊपर वाले का नाम लेते हुए डर लग रहा था। लम्हा लम्हा मुझे लगता था जैसे कोई पुरानी परछाई मेरी आंखों के सामने उभर रही है, मगर मैंने फौरन उसे झटक दिया था। बेटे के जन्म पर घर में खूब जश्न मनाया गया था। मिठाइयों की खुशबू, रिश्तेदारों का आना जाना और सबके चेहरों पर मुस्कुराहट थी। मम्मी खुशी से बार बार कहती थी कि ये हमारा चिराग है, ये हमारा वारिस है। पापा खामोश थे, लेकिन उनके होठों पर भी हल्की सी मुस्कुराहट नजर आ रही थी। सोनिया अपने बेटे को गोद में लेकर कभी देखती थी, कभी आंखें बंद करके सिसक पड़ती थी, मगर किसी ने उसके आंसुओं को ध्यान से नहीं देखा था। वो लम्हा आया जब बेटे के नामकरण की हमने पूजा रखी थी। सब घर में जमा थे। मैंने अपने बेटे को अपने हाथों में उठाया था। उसका नरम सा वजूद मेरे सीने के करीब था। मैंने धीरे से सबको बताया था कि मैंने इसका नाम जीवन रखा है, मगर जैसे ही पंडित जी ने पूजा करने के लिए हमें अग्नि के सामने बिठाया, तो ना जाने क्यों मेरी आंखों के सामने वही छोटे छोटे हाथ जो मेरे गिरेबान से लिपट गए थे, और उसकी वो चीखें, पापा पापा, मुझे छोड़कर मत जाओ। मेरे हाथ वहीं रुक गए थे। पूजा अधूरी रह गई थी। वो बेटे की आवाज़ नहीं थी, मगर बेटी की सिसकियां वहीं गूंजने लगी थी। मैंने कांपते हुए हाथों से बेटे को थाम लिया था। मम्मी ने चौंक कर कहा कि क्या हुआ है बेटा, बैठो। मैंने कहा, मम्मी नहीं, मेरी तबीयत कुछ अजीब हो रही है, आप बेटे को लेकर पूजा कर लीजिए। मम्मी उसको गोद में लेकर बैठ गई थी और मैं उनके पीछे बैठ गया था। पूजा संपन्न हुई और मम्मी ने जीवन को सोनिया की गोद में दे दिया था। वो उसे कमरे में लेकर चली गई थी और मैं दूसरे कमरे में आ गया था। मेरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। मैंने अपने दोनों हाथ कानों पर रख लिए थे, मगर बेटी की आवाज़ लगातार मेरे दिमाग में गूंज रही थी कि पापा पापा, मुझे छोड़कर मत जाओ। उस रात मैं सो नहीं सका था। आंखें बंद करता तो उसका चेहरा सामने आ जाता था। वो रो रही थी, बिलख रही थी, हाथ फैला रही थी, और मैंने उसे खुद बेच दिया था। मेरे मन ने पहली बार मुझसे सवाल किया था, ये तुमने क्या कर दिया पवन? वो तुम्हारी संतान थी, उसने तुम्हें पापा कहा था और तुमने उसे कुछ पैसों के बदले छोड़ दिया। रात को मैं करवटें बदलता रहा। मेरे दिल में एक अजीब सी तकलीफ थी। बाहर गली से कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आ रही थी, मगर मुझे वही चीखें सुनाई देती थी, पापा मुझे छोड़कर मत जाओ। दिन गुजरते गए, मगर सुकून नहीं मिला था। मैं बेटे को देखता तो लम्हा भर के लिए खुशी महसूस होती थी, लेकिन अगले ही लम्हे बेटी की परछाई सामने आ जाती थी। मैं बाजार जाता तो हर बच्ची में मुझे अपनी बेटी नजर आती थी। कोई स्कूल की ड्रेस में नजर आती तो लगता वही है, कोई खेलते हुए हंसती तो दिल कहता कि शायद ये मेरी बेटी है, वो भी इसी तरह हंसती होगी। एक दिन सोनिया ने कहा कि पवन, तुम इतने खामोश क्यों रहने लगे हो? मैंने उसे टालने की कोशिश की थी
कि बस थक जाता हूँ। सोनिया ने गहरी नज़र से मुझे देखा और कहने लगी, क्या इतना ही है? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मेरी हालत दिन ब दिन खराब होने लगी थी। बेटे की याद ने मुझे पागल सा कर दिया था। मैंने रातों को अकेले बाहर निकलना शुरू कर दिया था। गलियों में भटकता रहता था, हर बच्चे को गौर से देखता था। कोई खेलता हुआ मिलता था तो मैं रुक जाता था और उसे घूरता रहता था। लोग हैरान होकर पूछते कि पवन भैया, क्या हुआ है? इतनी रात को क्यों टहल रहे हो? मैं मुस्कुराकर कहता था कि कुछ नहीं, बस ऐसे ही। मगर सच ये था कि मैं अंदर से टूट रहा था। कभी कभी मैं मंदिर के बाहर जाकर खड़ा हो जाता था। वहां कुछ माया अपने बच्चों को साथ लाती थी। मैं दूर से उनके बच्चों को देखता था और दिल ही दिल में कहता था कि काश मेरी बेटी हो, काश वो वापस आ जाए। एक दिन सच में मैं बेकाबू हो गया था। शाम को मोहल्ले की एक गली में एक छोटी बच्ची खेल रही थी। उसके बालों में दो चोटी बनी हुई थी। मैं भागकर उसके करीब गया और फौरन कहा, बेटी। वो बच्ची चौंक कर अपनी माँ के पास भाग गई थी। उसकी माँ ने मुझे घूर कर कहा, क्या कर रहे हो? मैंने फौरन कदम पीछे हटा लिए थे और झूठ बोला। मैं समझा कि मेरी बेटी है। लोग मेरे बदलते हुए व्यवहार को देखने लगे थे। कोई कहता था कि पवन बदल गया है, कोई कहता था कि शायद फिक्र ज्यादा है, मगर सच सिर्फ मेरा दिल जानता था। मैं अपने बेटे के कमरे में भी ज्यादा देर नहीं ठहरता था। पूजा के समय का वो हर लम्हा बार बार मेरी आंखों के सामने आ जाता था। मेरी जुबान जैसे रुक सी गई थी और बेटी की आवाज़ ने मुझे हिलाकर रख दिया था। मैं सोनिया के चेहरे पर भी देखता था कि वो कुछ समझने लगी है, मगर वो खामोश थी। एक रात में बिस्तर से उठा और अंधेरे में निकल गया। गलियां सुनसान थी, लाइट टिमटिमा रही थी। मैं नुक्कड़ पर जाकर आवाज़ देता, बेटी तुम कहाँ हो? खुशी तुम कहाँ हो? मगर कोई जवाब नहीं आता, सिर्फ हवा का शोर था। मैं पागलों की तरह एक एक गली छानता था, हर दरवाजे पर नजर डालता था, मगर वो कहीं नहीं मिली थी। घर वापस आता तो सोनिया सवाल करती थी कि कहाँ जाते हो रात को। मैं उसे झूठ बोल देता था और कहता था कि बस दोस्तों के पास गया था। वो शिकायत भरी नजर डालती थी और फिर खामोश हो जाती थी। दिन रात की बेसुकूनी ने मुझे अंदर से तोड़कर रख दिया था। मैं खुद को संभालने की हर तरह से कोशिश करता था, मगर मेरी बेटी की आवाज़ मेरे कानों में गूंजती रहती थी। एक रात में बर्दाश्त नहीं कर सका। सोनिया बिस्तर पर बेटे को सुलाने की कोशिश कर रही थी। कमरे की धीमी रोशनी में मैंने उसे देखा और फैसला कर लिया कि अब और खामोश नहीं रहना। मैंने हिचकिचाते हुए कहा कि सोनिया, मुझे तुमसे कुछ कहना है। वो चौंक कर मेरी तरफ देखने लगी और कहने लगी, क्या हुआ है पवन? तुम कुछ दिनों से बहुत अजीब हो गए हो। रात को गायब रहते हो, दिन को खामोश रहते हो। आखिर मामला क्या है? मैंने गहरी सांस ली, दिल धड़क रहा था। मैंने कहा, सोनिया, हमारी बेटी गायब नहीं हुई थी। ये बात सुनकर उसके हाथ कांपने लगे। बेटा उसकी गोद से फिसलने ही वाला था। उसने घबराकर बच्चे को दोबारा थाम लिया और मेरी तरफ घूरने लगी। कहने लगी, क्या मतलब है? तुमने क्या किया था उसके साथ? मैंने नज़र झुका ली और कहा, वो बाजार में खोई नहीं थी, मैंने खुद उसे दे दिया था। ये सुनते ही सोनिया के चेहरे का रंग उड़ गया था। उसके होठ कांपने लगे थे। उसने कहा, क्या तुमने अपनी सगी औलाद को दे दिया था? किसे दे दिया था? मैंने कहा, मैंने उसे निसंतान दंपत्ति के हवाले बेच दिया था। उसने चौंक कर कहा, क्या तुमने अपनी ही बेटी को बेच दिया? उसकी आवाज़ कमरे की दीवारों से टकराकर गूंज गई थी। मैंने धीरे से कहा, मैं कमज़ोर था सोनिया, मैं तानों से डर गया था। मुझे एक ऐसा कपल मिला था जिसके पास औलाद नहीं थी, तो मैंने। सोनिया ने मेरी बात काट दी और कहने लगी, खामोश रहो पवन, तुमने एक माँ से उसकी बच्ची छीन ली। तुम्हें कोई माफ़ नहीं कर सकता। मैं तो तुम्हें बिल्कुल भी माफ़ नहीं करूँगी। तुमने मेरा दिल ही नहीं, मेरा वजूद भी तोड़ दिया। उसके आंसू बारिश की तरह बहने लगे थे। उसने कहा कि तुमने तो मुझे बताया था कि वो खो गई है। मैंने हर गली छानी थी, हर दरवाज़ा खटखटाया था, और तुम जानते थे कि वो कहाँ पर है, फिर भी तुम झूठ बोलते रहे। मैंने हाथ जोड़कर कहा कि सोनिया, मुझे माफ़ कर दो, मैं अब बहुत पछता रहा हूँ। मेरा दिल अंदर से बेचैन रहता है। वो कांपते हुए खड़ी हो गई और कहने लगी कि मैं जिंदगी भर तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी। तुम पिता कहलाने के काबिल ही नहीं हो। उसकी चीखों से पापा और मम्मी भी कमरे में आ गए थे। मम्मी ने हड़बड़ाकर पूछा कि क्या हुआ है सोनिया? उसने रोते हुए कहा कि मम्मी जी, आपके बेटे ने मेरी बेटी को बेच दिया था। मम्मी के होठों से एक जोरदार चीख निकली और वो जमीन पर गिर पड़ी थी। उन्होंने कहा कि हे भगवान, ये कैसा जुल्म किया तुमने पवन? पापा की आंखों में भी आंसू भर आए थे। वो कांपती हुई आवाज में बोले, मैंने सोचा था कि तुम मेरा सहारा बनोगे,
मगर तुमने अपनी ही औलाद का सौदा कर दिया। भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। मम्मी रो रो कर मुझे बद्दुआएं दे रही थी। कहने लगी कि हे भगवान, इसने अपनी ही बेटी को बेचा है, इसकी जिंदगी से सुकून छीन लेना। मैं उन सब के सामने शर्मिंदगी से खड़ा हुआ था। सोनिया दीवार के साथ लगकर रो रही थी। उसने बेटे को और भी मजबूती से सीने से लगा लिया और कांपती हुई आवाज में कहा कि ये बच्चा भी मैं अकेले पालूंगी। तुम्हारे अंदर पिता नाम की कोई चीज नहीं है। मेरे कदम बोझल हो गए थे। मैंने कहा मैं जा रहा हूँ, अपनी बेटी को ढूंढ कर ही लेकर आऊंगा। मम्मी ने रोते हुए कहा कि अब जाकर क्या करोगे? जिस दिन वो तड़पती हुई तुम्हें पुकार रही थी, उस दिन तुम्हारा दिल उसके लिए नहीं तड़पा। अब किस मुंह से उसे ढूंढने निकले हो? मैंने सर झुका लिया था और कहा मैं जानता हूँ कि मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, लेकिन मेरा मन मुझे सुकून नहीं लेने दे रहा। मैं उसे ढूंढ कर ही रहूंगा। सोनिया ने कहा कि याद रखो पवन, चाहे वो मिल भी जाए, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। तुमने मेरा दिल छन्नी कर दिया है। मैंने धीरे से दरवाजा खोला और बाहर निकल गया था। आंगन सुनसान था, अंधेरी रात फैल रही थी। मैंने आसमान की तरफ देखा, बादलों के पीछे चांद छुप रहा था। दिल में सिर्फ एक सदा गूंज रही थी कि पापा, मुझे छोड़कर मत जाओ। मैंने फैसला कर लिया था, अब सुकून सिर्फ एक ही हाल में मुमकिन है, जब मैं अपनी बेटी को तलाश करके वापस लाऊंगा। मैं गली में निकला तो हवा तेज चल रही थी। दिल में एक फैसला था, मगर कदम बोझल थे। मैंने दिल ही दिल में कहा कि मैंने जुर्म किया है, मगर शायद ऊपर वाला मुझे मौका दे दे कि मैं अपनी गलती को किसी हद तक सुधार सकूं। घर की दहलीज पीछे रह गई थी। मम्मी पापा की बद्दुआएं और पत्नी की चीखें मेरे कानों में गूंज रही थी, मगर मैंने उस रास्ते की तरफ रुख किया था जहां शायद मुझे अपनी बेटी का सुराग मिल सकता था। वही बेटी जिसे मैंने खुद अपने हाथों से जुदा किया था। मैं कई दिनों से शहर शहर फिरता रहा। कभी बस अड्डों पर बैठता, कभी बंजारों की तरह गलियां छाटता था, कभी अस्पतालों के बाहर खड़ा हो जाता। दिल में बस एक ही चाहत थी कि किसी तरह अपनी बेटी का चेहरा देख सकूं, मगर वक्त गुजरता रहा था और उम्मीद खत्म होती जा रही थी। फिर एक दिन अजीब सा इत्तेफाक हुआ। मैं एक दूसरे शहर की सड़क पर खड़ा हुआ था कि अचानक मेरी नज़र एक कपल पर पड़ी। उनके साथ एक छोटी सी बच्ची थी। उसके हाथ में स्कूल बैग था और वो खुशी खुशी बातें करते हुए चल रही थी। मेरा दिल एकदम से जोर से धड़का था। उसकी बातों का अंदाज, चलने का अंदाज, सब कुछ मुझे अपनी बेटी जैसा लगा। मैं हैरान रह गया था और धीरे धीरे उनके पीछे चलने लगा। दिल कह रहा था कि ये वही है, मेरी बेटी, मेरी खुशी। वो अचानक रुक गई और अपने साथ चलने वाले आदमी का हाथ पकड़कर लिपट गई और कहने लगी कि पापा, आज मैंने क्लास में पहली पोजीशन ली है। ये शब्द मैंने कितनी बार उसके होठों से सुने थे, लेकिन आज वो किसी और को पापा कह रही थी। मेरी आंखों में आंसू उतरने लगे थे। मैं करीब गया और कांपती हुई आवाज में कहा कि बेटी, क्या तुम मुझे पहचानती हो? वो चौंक कर मेरी तरफ देखने लगी। कुछ लम्हे खामोश रही, फिर उसने उलझी हुई आवाज में कहा, ये मेरे पापा हैं, आप नहीं। और आगे जोर से अपने नए पिता के साथ लिपट गई थी। मेरा दिल टूट गया था। मेरे कदम पीछे हटने ही वाले थे कि उस आदमी ने मुझे घूरा और कहने लगा कि कौन हो तुम? उसकी आवाज़ सख्त थी। मैंने नज़र झुका ली। मैंने कहा कि मैं इसका पिता हूँ। वो इंसान गुस्से से आगे बढ़ा और कहने लगा, क्या कहा तुमने, पिता? उसने मेरा कंधा जोर से पकड़ा और कहने लगा, जिस दिन ये बच्ची रोती हुई पापा पापा पुकार रही थी, उस दिन तुमने इसे मेरे हाथों में थमा दिया था। मैं खामोश खड़ा रहा था। मेरे होठों पर शब्द नहीं थे, सिर्फ दिल में एक जख्म था जो और गहरा हो रहा था। वो आदमी आगे सख्त शब्दों में बोला, मैंने इसे अपनी बेटी की तरह पाला, कभी इसे ये एहसास नहीं होने दिया कि मेरी अपनी बेटी नहीं है। मैंने उसे खिलौने दिए, शिक्षा दी, प्यार दिया, और तुमने क्या दिया? तुमने इसे कुछ पैसों के लालच में आकर बेच डाला। उसके शब्द मेरे सीने को चीरते हुए जा रहे थे। मैंने कांपते हुए हाथ जोड़ लिए और कहा कि मुझे माफ़ कर दो। मैं बहुत ही कमज़ोर था, मैं अंधा था, लेकिन मेरा ज़मीर अब मुझे जीने नहीं देता। मुझे मेरी बेटी वापस कर दो। बेटी हैरानी से मेरी तरफ देखने लगी, फिर अपने नए पिता से लिपटकर कहने लगी कि पापा, ये आदमी कौन है? ये क्यों कह रहे हैं कि मैं उनकी बेटी हूँ? उस आदमी ने उसे अपने सीने से लगाया और कहने लगा कि बेटी, ये पागल है, इसे छोड़ो, तुम सिर्फ मेरी हो, मैं तुम्हारा पापा हूँ। मैंने आंखों में आंसू भरकर कहा कि ऐसा मत कहो, मुझे एक मौका दो, मैं इसे अपनी गोद में लेना चाहता हूँ, बस एक बार। वो आदमी आगे बढ़ा और गुस्से से बोला, हाथ भी मत लगाना मेरी बेटी को, तुम जैसे लोग पिता कहलाने के लायक नहीं हो। मैंने अपनी जिंदगी के इतने सालों में इसके लिए वो सब कुछ किया है, तुमने सिर्फ इसे रुलाया है। मैं सड़क पर ही घुटनों के बल बैठ गया था।
लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई थी। सब हैरानी से मुझे देख रहे थे। मैं हिचकियों में बोला कि मैं पापी हूँ, ऊपर वाले के सामने, इंसानों के सामने और अपनी पत्नी के सामने भी। सबके सामने मुझे माफ़ कर दो। वो आदमी और सख्त शब्दों में बोला, माफ़ी तुम्हें बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। तुम माफ़ होने का हक नहीं रखते। तुमने तो बेटी को बोझ समझा था। ये बेटी मेरी है और हमेशा मेरी ही रहेगी। बच्ची ने मेरी तरफ देखा, उसकी आंखों में उलझन थी और कहने लगी कि पापा ये क्यों रो रहे हैं। वो आदमी बोला, बेटी ये तुम्हारे पापा नहीं, तुम्हारा पापा मैं हूँ। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। वो लम्हा शायद मेरी जिंदगी की सबसे कठिन परीक्षा थी। मैं अपनी बेटी को पहचानने आया था, मगर उसने खुद ही कह दिया था कि ये मेरे पापा हैं, आप नहीं। मेरे हाथ अभी भी जुड़े हुए थे। मैंने आखिरी बार कहा कि भगवान के लिए मुझे माफ़ कर दो, मुझे एक मौका दे दो कि मैं अपनी गलती का पश्चाताप कर सकूं। वो इंसान सख्ती से बोला, पश्चाताप? औलाद बेचने वाले के लिए पश्चाताप नहीं होता। जाओ और अपनी दुनिया संभालो। ये बेटी अब मेरी है। मैं ज़मीन पर गिरा हुआ था और वो आदमी बेटी का हाथ पकड़कर आगे बढ़ रहा था। मैंने आखिरी बार उसे पुकारा कि बस एक बार मुझे मेरी बेटी से मिलने दो। वो रुका, पीछे मुड़ा। उसकी आंखों में सख्ती और दुख दोनों थे। उसने करीब आकर कहा कि याद रखो, ये अब मेरी बेटी है। मैंने इसे अपनी जान से ज्यादा चाहा है, लेकिन ये वादा करता हूँ कि कभी कभी तुम्हें इससे मिलने दूंगा, मगर इसे वापस देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तुम्हारे पास इसका हक था, मगर तुमने खुद इसे छोड़ दिया था। मैंने सर झुका लिया। मेरे पास कोई दलील नहीं थी। वो आगे बढ़ा, बेटी को गाड़ी में बिठाया और चला गया था। मैं काफी देर तक सड़क पर खड़ा रहा, उनके पीछे जाता हुआ धुआं देखता रहा। कुछ दिन के बाद वो आदमी अपना वादा निभाने मेरे घर आया। सोनिया कमरे में बैठी हुई थी जब अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। जैसे ही सोनिया ने दरवाज़ा खोला, सामने ही वो बच्ची खड़ी हुई थी। सोनिया की आंखों से फौरन आंसू बहने लगे थे। उसने दौड़कर उसे अपनी बाहों में समेट लिया था। वो कहने लगी कि मेरी बेटी, मेरी बेटी। और वो बच्ची लम्हे भर के लिए हैरानी से उसे देखती रही और फिर फौरन लिपट गई। मम्मी शब्द उसकी जुबान पर आया। सोनिया ने हिचकियां बांध रखी थी। वो रोती रही और उसके बाल सहलाती रही और कहने लगी, मैंने कहा था ना, मेरी बेटी मुझे पहचान लेगी। मैं दरवाजे के करीब खड़ा था, मेरी आंखें भीग गई थी। मैंने कदम आगे बढ़ाया। दिल चाहा कि अपनी बेटी को अपनी बाहों में ले लूं, उसके नन्हे हाथ थाम लूं। मैंने धीरे से कहा कि बेटी। उसने मेरी तरफ देखा, लेकिन उसकी नजरें बदल गई थी। उसने अपनी माँ की बाहों को मजबूती से थाम लिया था और रुख दूसरी तरफ मोड़ लिया था। मेरे दिल में तीर सा लगा था। मैंने सोचा, यही तो है वो सज़ा जो मुझे मिलनी थी। मैंने उसे कभी पिता की मोहब्बत नहीं दी थी, इसलिए आज वो मुझे अपना पिता नहीं मानती थी। सोनिया ने मुझे देखा, उसकी आंखों में दुख और गुस्सा दोनों थे। उसने कहा, पवन, ये लम्हा भी तुम्हारी वजह से कठिन हो गया। अगर तुमने इसे कभी अपनाया होता तो आज ये तुम्हें खुद पहचान लेती। वो आदमी बोला, देख लिया, ये तुम्हें पिता नहीं मानती। तुमने जब इसे बेच दिया था तब तुमने अपना रिश्ता ख़त्म कर दिया था। मैंने उसे प्यार दिया, इसलिए ये मुझे अपना पिता मानती है। मैंने हाथ जोड़कर कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस कभी कभी इसे देखने दिया करो। वो सख्त शब्दों में बोला, मैं वादा करता हूँ तुम देख सकोगे, लेकिन याद रखो ये तुम्हारी नहीं रही, ये सिर्फ अपनी माँ से जुड़ी रहेगी, तुमसे नहीं। सोनिया ने खुशी के बालों पर हाथ फेरा और कहने लगी, मेरी जान, मैं तुम्हें कभी नहीं भूली थी। मैं हर रोज़ तुम्हें याद करती थी। बेटी ने मासूमियत से कहा कि मम्मी, मैं भी आपको चाहती हूँ। मेरी आंखों के सामने वो नज़ारा धुंधला हो गया था। मैं चाहकर भी उसके करीब नहीं जा सका था। मेरी बेटी कुछ दिन हमारे पास रही। सोनिया उसे गोद में लेकर खिलाती थी, कहानियाँ सुनाती थी, प्यार करती थी। लेकिन जब भी मैं उसके करीब जाता था, वो मुझसे दूरी बना लेती थी। एक दिन मैंने कहा, बेटी मैं तुम्हारा पापा हूँ। उसने जवाब दिया, मेरे पिता वो हैं जिन्होंने मुझे पाला, आपने नहीं। ये शब्द सुनकर मेरा दिल अंदर से टूट गया था, मगर मुझे पता था कि ये सच है। मैंने उसे कभी पिता की मोहब्बत नहीं दी थी, तो आज वो मुझे कैसे अपना पिता मान लेती। कुछ दिन के बाद वो आदमी दोबारा आया और उसे वापस लेकर चला गया था। सोनिया की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो बेटी को बार बार गले से लगा रही थी। बेटी भी माँ से लिपट गई और कहने लगी, मम्मी मैं आती रहूंगी। वो गाड़ी में बैठ गई। मैं दरवाजे पर खड़ा रहा था। मेरी आंखों के सामने वो नज़ारा था कि बेटी माँ की तरफ मुस्कुरा रही है, लेकिन मेरी तरफ नहीं। उसने मेरी आंखों से नजरें चुरा ली थी। मैं सड़क पर खड़ा रहा, गाड़ी दूर होती गई और मैं उसकी दूर होती तस्वीर को देखता रहा था। मेरी आंखों में आंसू थे। मैंने खुद से कहा था कि आज मेरे पास वारिस है, मेरा बेटा है,
लेकिन सुकून नहीं है। वो सुकून उस दिन गया था जब मैंने अपनी बेटी को बेच दिया था। मैं आसमान की तरफ देखने लगा और सोचने लगा कि बेटियां तो लक्ष्मी होती हैं और मैंने अपने घर की लक्ष्मी को ही बेच दिया था। कहानी तब खत्म हुई जब मेरी आंखों से बहते हुए आंसुओं के साथ मेरी बेटी की दूर होती तस्वीर भी हवा में गायब हो गई थी। बेटियां लक्ष्मी होती हैं, उनकी कदर ना करना सबसे बड़ा नुकसान है। जो पिता औलाद को ठुकराता है, वो सारी जिंदगी सुकून के लिए तरसता रहता है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।